स्टार्टअप इंडिया चल रहा है या देश छोड़ो इंडिया चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे देश में भड़काऊ बयान नहीं देते थे कि देश में झगड़े हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएं या बाकी सारे धर्मों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक ओछी राजनीति के चक्कर में। और मुसलमान टाइट हो रहा है, अब क्या चाहिए, बड़े खुश है हिंदू लोग। लुलु मॉल में देखा क्या हुआ, आपने पढ़ा? देखिए जी, देश बड़ा संक्रमणता के दौर से गुजर रहा है, सांप्रदायिक दंगों को भड़काया जा रहा है। हम श्रीलंका को देख के उनकी तो बात कर रहे हैं, हाय बेचारे इतने परेशान, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे कि हम कितने परेशान। अरे रोटी हम मांगने के टाइम पे आ गए हैं। हमारे पास आज जो हम अन्नदाता थे, विदेशों को गेहूं भेजते थे, आज हमारे पास अपना गेहूं नहीं बचा है, हम इस कगार पे आ चुके हैं। जो लोग देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो फिर सही लोग कह रहे हैं कि ये देश जो कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा होगा। जो देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उन पे आप बुलडोजर चला रहे हो। और जिन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनकी आप सुरक्षा में 600 800 पुलिस वाले और आईबी वाले लगा रहे हो। भाजपा आज अगर ना होती तो हमारा देश विकसित होता, हम इतने पिछड़े हुए नहीं होते जिस हिसाब से आज हम पिछड़ रहे हैं। अच्छा, शेर हमारा देश हमेशा शेरों का देश रहा है, और ना ही आज ये ना ही ये ऐसे शेर आ जाएंगे तो इस देश के जो हालात हो रहे हैं वो होने ही हैं। हमें सही शेर चाहिए, सही मैच्योर शेर चाहिए, ऐसे शेर नहीं चाहिए। मीडिया वाले उन्हीं से, मीडिया जितना बिकाऊ तो आज के दिन कोई है ही नहीं। हम 80% हैं, हमें कौन बचाएगा, हम बचे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सही हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया धवन जी। आपको बता दें कि गुवाहाटी में जब महाराष्ट्र में उथल पुथल की सरकार चल रही थी, शिंदे गुट और शिवसेना की, तो उस वक्त सोनिया जी का बड़ा योगदान रहा था गुवाहाटी के विधायकों को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है, वर्तमान समय में सरकार तो बची नहीं, बिजली बिल भी बढ़ गई, भारत देश में उथल पुथल का मामला चल रहा है। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो मैं ला नहीं पाई थी। मैं 2019 में जब हरियाणा में हमारे एनसीपी के विधायक रखे गए थे, तब मैं उनको सक्सेसफुली लेके गई थी। और इस बार के मिशन को मैं बोलूँगी कि ये राजनीति से इतना ज़्यादा प्रेरित था। और मैं गुवाहाटी गई ज़रूर, 2 बार अंदर भी गई, और फिर जब गोवा में मैं गई, मुझे वहाँ डिटेन कर लिया गया और मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ MLAs भी थे। और अगर मुझे एक दिन और ये गिरफ्तार नहीं करते तो ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता था। अच्छा, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है? बिल्कुल हो जाता था। अब क्या स्थिति क्या है महाराष्ट्र में? स्थिति तो देखिए आप सब लोगों के सामने है। ये लोग किस तरीके से रोज दिल्ली बैठे रहते हैं, जनता वहाँ त्राहिमाम कर रही है। वहाँ बाढ़ के हालात हुए हैं बहुत सारे इलाकों में, नागपुर में और बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, माननीय शिंदे जी के पास समय नहीं है और माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी के पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि वो तो व्यस्त हैं अपने मंत्रिमंडल को डिसाइड करने में। जनता के लिए समय कहाँ है? कह रहे हैं आपके विधायक और एमपी कुछ जो हैं वो बिल्कुल नजदीक है, करीब में है। देखिए, ये तो चलती रहती है स्पेकुलेशंस का कोई आधार तो होती नहीं। बचा हुआ है, सब बचा हुआ है। हम बहुत अच्छे से एक सम्मानित विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और इस समय सिर्फ राष्ट्रवादी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अंत तक आपने देखा होगा, जब ये पूरा महाराष्ट्र वाला प्रकरण चल रहा था, एक माननीय पवार साहब ही ऐसे नेता थे जो इनसे लड़ने का काम कर रहे थे। मोदी जी से बड़ा राष्ट्रवाद कौन है देश में? देखिए, किस तरह का सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कौन है, राष्ट्रवादी नेता कौन है? ये किस तरह का राष्ट्रवाद करते हैं और किस तरह की राष्ट्रवादी इन लोगों का चल रहा है, ये हम सब लोगों ने देखा है। किस तरह झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे 2019 में ये सरकार में आए। आज अगर इतने ही राष्ट्रवादी थे और इतने ही राष्ट्रवाद के नाम पे ये सारी चीजें कर रहे थे, तो आज अग्निपथ क्यों लाया गया? आज देश के युवाओं को क्यों तंग किया जा रहा है? आज देश का युवा क्यों बेरोजगार घूम रहा है? और आज देश का नौजवान जो रक्षा करने के लिए कुछ आपके एक नौकरी आप उसको दे रहे थे, लेकिन आपके देश की रक्षा कर रहा था, तो आज आपने उसको भी 4 साल पे ला दिया। नौकरी के लिए मांगना नहीं है, नौकरी देना है लोगों को। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया मोदी साहब कौन सा स्टार्टअप इंडिया चल रहा है या देश छोड़ो इंडिया चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो इतना, अगर स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल होता था तो आज $1 80 रुपए के बराबर नहीं होता था। सोचने वाली बात है। बड़ा हल्ला कर रहा है, कल गब्बर टैक्स लगा दिया, रोटी पर 5% की GST लगेगा। तमाम चीज़ ऐसे हैं जो जिसको देख कर लग रहा है
कि बड़ा गरीब लोग जो है बड़ा सताए जाएंगे आने वाले देखिए जी, ये लोग तो सत्ताधारी लोग हैं, इन लोगों का कोई जाना नहीं है। ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं, अपने घर भरने, अपनी तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश में जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपके शाह साहब, मोदी साहब, इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। देश से मतलब होता था तो आज देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे देश में भड़काऊ बयान नहीं देते थे कि देश में झगड़े हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएं या बाकी सारे धर्मों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एक ओछी राजनीति के चक्कर में। और रही बात गब्बर सिंह टैक्स की, ये तो देश को दबाने का काम है। हवाई यात्राओं पे तो आप गब्बर सिंह टैक्स को इतना कम कर रहे हैं और देश की रोटी जो बेचारा आदमी रूखी सूखी काट के खा के अपना पेट भर रहा है उस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। दही पनीर उस पे भी 5% का जीएसटी है। हाँ तो जी देखिए, आप लोगों को भूखा रखने की कोशिश करी जा रही है धीरे धीरे। अभी जो एक ना बड़ा कोई बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में, किसी ने मुझे बड़े सीनियर लीडर ने ये बात बोली थी, बोला मोदी जी आ गए हैं, जैसे देश में जो अपना क्या बोलते हैं, विदेशों में ना आम बड़ा एक स्लाइस के हिसाब से मिलता है और यहाँ आम किलो के हिसाब से, गरीब आदमी भी किलो के हिसाब से खाता है। तो जो जो जी आम है ना, तो आने वाले टाइम में हम भी आम को स्लाइस के हिसाब से खाएंगे, किलो के हिसाब से नहीं खा पाएंगे। कह रहे मुसलमान टाइट हो रहा है, अब क्या चाहिए, बड़े खुश है हिंदू लोग। लुलु मॉल में देखा क्या हुआ, आपने पढ़ा? देखिए जी, देश बड़ा संक्रमणता के दौर से गुजर रहा है। सांप्रदायिक दंगों को भड़काया जा रहा है। देश की हालात आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हमने देखा है, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका को देख के उनकी तो बात कर रहे हैं, हाय बेचारे इतने परेशान, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे कि हम कितने परेशान। अरे रोटी हम मांगने के टाइम पे आ गए हैं। हमारे पास आज जो हम अन्नदाता थे, विदेशों को गेहूं भेजते थे, आज हमारे पास अपना गेहूं नहीं बचा है, हम इस कगार पे आ चुके हैं। तो विकल्प क्या है, क्या लग रहा है एनसीपी इन लड़ाई को लड़ पाएगी? कांग्रेस तो रोड पे उतर आया, आप लोग दिख नहीं रहे कहीं। मैं तो अगर हम बचाने के लिए आगे रहते हैं, सिर्फ अगर हम नहीं लड़े तो कोई नहीं लड़ा, हम तो डिटेन हुए हैं जी। और हम अगर राष्ट्रवादी नहीं लड़ रही तो कोई पार्टी लड़ ही नहीं रही है। सरकार बचाने के लिए सड़कों पे गरीबों के लिए कौन लड़ेगा? सड़कों पे जी गरीबों के लिए अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, मैं 3 दिन अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, 4 दिन उन्हीं के बीच में रहती हूँ, उन्हीं की आवाज का काम करती हूँ। रही बात कि अन्न की, मैं अन्नदाता की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, हरियाणा से आती हूँ। मेरा अनाज उगाना मेरा काम है, तो मैं लोगों को भूखा कैसे देख सकती हूँ? मैं तो अन्नदाता की बेटी हूँ, तो उनके लिए लड़ूंगी। गेम करती हैं हरियाणा के लोग, नहीं बस अन्नदाता करती हैं। अभी अग्निपथ के लिए सड़कों पे नहीं दिख रहा है कोई। कौन नहीं है सड़कों पे? हमारे बच्चों को डिटेन किया गया, हमारे बच्चे चले वहाँ से तो शाम से चले हिसार होते हुए यहाँ बहादुरगढ़ में आप लोगों ने डिटेन किया। आप लोगों के यूथ के साथ आप ऐसा काम कर रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इमोशनल गेम, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, देश का पेट भरने का काम किया जाता है। उसके बाद देश की रक्षा की जब बात आती है तो हरियाणा के हर घर में से ऐसा कोई आदमी नहीं है, चाहे वो दादा देखो, ताऊ देखो, चाचे देखो या आगे की जनरेशन देखो, हर आदमी कोई ना कोई हर जनरेशन में से फौज में है, देश की रक्षा करने का बॉर्डर पे काम कर रहा है। और रही बात इस चीज़ की कि हम लोग इमोशनल, हाँ हम इमोशनल हैं, हम इमोशनल नहीं होते तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। हम भी लोगों की तरह प्रैक्टिकल होने का शायद काम करेंगे, लेकिन मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं हरियाणा से आती हूँ और हम एक इमोशनल स्टेट हैं। साथियों, लुलु मॉल में जो घटना घटी है उसको लेकर लगातार सवाल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जो लोग नमाज अदा करने वाले थे, दरअसल वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, ऐसा यूपी पुलिस का दावा है। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया जी। क्या ये जो चल रही है बातें कि लुलु मॉल का योगी जी इनोग्रेट करने गए, वहाँ पर वो जो मुसलमान पकड़े गए, दरअसल वो हिंदू थे, उन्हें नमाज अदा करने का तरीका मालूम नहीं था, 18 सेकंड में निपटा दिए, उसको क्या देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? योगी जी ने कह दिया कि बुलडोजर भी चल सकता है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल। देखिए जी, बुलडोजर की राजनीति तो इन्हें ही आती होगी, क्योंकि जो लोग देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो फिर सही लोग कह रहे हैं कि ये देश जो कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा होगा। जो देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उन पे आप बुलडोजर चला रहे हो। और जिन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनकी आप सुरक्षा में 600 800 पुलिस वाले और IB वाले लगा रहे हो। तो देश के लिए लड़ेगा कौन? आप लड़ेंगी? हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, एनसीपी लड़ रही है हमेशा इन चीज़ों को, चाहे वो धर्म की चीज़ें हों, धर्म के नाम पे जो भावना भड़काने का काम करते हैं ये लोग, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। चाहे ये कोई गब्बर सिंह जो टैक्स आजकल लगाया गया है,
जो ये बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। हमें पता है कि धरातल पे 2024 में जनता इनको खरा जवाब देने वाली लव है। जिहाद का मुद्दा आ रहा है, कह रहे भाजपा ना होती तो लव जिहाद का मुद्दा बहुत घर घर मिलता। भाजपा आज अगर ना होती तो हमारा देश विकसित होता, हम इतने पिछड़े हुए नहीं होते। जिस हिसाब से आज हम पिछड़ रहे हैं, जिस हिसाब से रुपया डंका बज रहा है, रुपया डंका किस हिसाब से बज रहा है आपको बर्लिन में। रुकिए कौन से डंगे बज रहे हैं वो हमें भी पता है। आज $1 80 रुपए के बराबर हो गया है। ये देश की प्रगति हो रही है और ये हमारा डंका बज रहा है। शेर पाला है तो खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सब तो चलता रहेगा उतार चढ़ाव। सॉरी, कह रहे शेर पाला, शेर। अच्छा, हाँ। शेर, हमारा देश हमेशा शेरों का देश रहा है और ना ही आज ये नए शेर हैं, ना ही ये ऐसे शेर आ जाएंगे तो इस देश के जो हालात हो रहे हैं वो होने ही हैं। हमें सही शेर चाहिए, सही मैच्योर शेर चाहिए, ऐसे शेर नहीं चाहिए। ये मैच्योर शेर नहीं है, होते थे तो देश के आज ये हालात ना होते थे। आज देश सांप्रदायिकता के नाम पे एक दूसरे से हम भिड़ रहे हैं। आप बोल रही हैं, लेकिन देश का हिंदू जो है समर्थन कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब का। कहाँ कोई आवाज उठा रहा है? देखिए, कहीं आवाज आ रही है आपको पूरे देश में? हरियाणा में चल के देखिए, समझ में आएगा आवाज कैसे उठते हैं, कैसे उठते हैं। तो आवाज कहाँ से आएगी? भाई आप उन्हीं के लोग हो, मीडिया वाले, उन्हीं से। मीडिया जितना बिकाऊ तो आज के दिन कोई है ही नहीं। मेरे जैसे लोग जो करके आ जाते नहीं उठ रही। खट्टर साहब बड़े तगड़े हैं, कह रहे हैं यहाँ भी वही हाल होगा जो यूपी में हो रहा है। चलिए, ये समझ में देखा आपने ये हरियाणा का? अच्छा, वायरल हो रहा है मैसेज में। चलिए, आप एक काम कीजिए, एक दिन मेरे साथ गांव चलिए। एजुकेशन मॉडल, विकास मॉडल, खट्टर मॉडल सब सामने आ जाएगा। मैं हफ्ते में 4 दिन गांव रहती हूँ, एक दिन प्लान कीजिए आप। तो क्या आपके हिसाब से क्या विकल्प, क्या हिंदुस्तान के आवाम के पास क्या विकल्प है सोनिया जी, बताइए। हिंदुस्तान की आवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और जो ये धर्म के नाम पे भड़काने के ये लोग काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भड़के ना। बचाने की कोशिश है धर्म को। किसको? धर्म को। हमारा हम 80% हैं, हमें कौन बचाएगा? हमें कौन बचाएगा? हम बचे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सही हैं। हमें विकास चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए। मेरा धर्म, मैं हिंदू हूँ, रोज पूजा करके आती हूँ, वो मेरा अपना मुद्दा है। मैं रोज पूजा करके आती हूँ, मैं रोज मंदिर में जाती हूँ, मेरे घर में रोज मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, लेकिन वो मेरा अपना मुद्दा है। बीइंग अ पॉलिटिशियन, मेरा मुद्दा ये है कि मैं अपने लोगों को विकसित करूँ, उनको अच्छी सुविधाएं दूं, उनको जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और अच्छी हेल्थ, उस पे ध्यान दिया जाए। में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिटिकल नीति है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए, प्रेसिडेंट आदिवासी को, मुर्मू जी को और ओबीसी को चुन लिया। जगदीप जी हैं, उनको ओबीसी से आती है। तो एक्चुअल में जो दलित पिछड़ा है उसको तो संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, बचाने की कोशिश। आप लोग तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है एनसीपी, कांग्रेस, ब्राह्मण बनियों की पार्टी एनसीपी है। हाँ। तो चलिए, आप एक बार ध्यान लगा के जरा हमारे पदाधिकारी देखिएगा, हमारे मिनिस्टर्स देखिएगा, सर ये आप खुद देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और रही बात जो ये सो कॉल्ड क्लेम्ड पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी, तो ये है कौन? बीजेपी। प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति। चलिए, कोई नहीं, आप ध्यान लगा के देखिए, समझ में आ जाएगा।